हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। जी हाँ, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक लेट मी टेल यू, एज अ बिलीव इन एक्टिव लर्निंग, मेरा ये मानना है अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं और हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें वो बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, बस एग्जाम के वक्त हमें एक दो बार उसे रिवाइज करना है एंड दैट्स इट, यू आर ऑल सेट फॉर योर एग्जाम। सो प्लीज सिट विद वन पेन एंड नोटबुक, और जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको स्लाइड्स पे दिखाने वाली हूँ उनको आपको नोट डाउन कर लेने हैं। आज हम ऑलमोस्ट बच्चों 8 to 9 सेल ऑर्गेनेल्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको हर वक्त वीडियो पॉज करना है, वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल का नाम लिखना है, उसके रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन जितने भी किए हैं स्लाइड्स पे उन्हें नोट डाउन करना है, और फिर ही आप नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ मूव ऑन होगे। ठीक है, सो लेट्स सी द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो आज हम कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। सो ऑलमोस्ट 8 to 9 सेल ऑर्गेनेल्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इनमें से सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके नाम में ही है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा या फिर साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क। सो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किया था पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1945। चलो देखते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, इट इज एन irregular network of double membranes distributed over the entire cytoplasm in a cell। पूरे सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्प्रेड हुआ रहता है। कहाँ से कहाँ तक? एट इट्स आउटर एंड। अगर हम कंसिडर करें इसे, जो ये मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है एज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, तो आउटर एंड पे ये स्प्रेड हुआ रहता है टिल सेल मेम्ब्रेन, और इसका जो इनर एंड होता है ये अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एट इट्स आउटर एंड इट इज कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एट इट्स इनर एंड इट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This is the first point of endoplasmic reticulum. Let's see the second point. At its outer end, it is connected with the cell membrane, and at its inner end, it is connected with the nuclear membrane, जो कि हमने अभी पढ़ा। Next point है, it appears rough when small granules called ribosomes are attached to it and appears smooth without them. अगर हम ये डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे ग्रैन्युलर दिखाई दे रहा होगा, जिसपे ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स है जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर ग्रैन्यूल्स, ये जो राइबोसोम है ये प्रेजेंट है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एज सच हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। अगर प्रेजेंट है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल को एक सपोर्ट देने का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो सर्व एज अ पाथवे, एक पाथवे की तरह काम करता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन तैयार हो रहे हैं या फिर लिपिड्स तैयार हो रहे हैं, उनको सेल के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाने का काम एक पाथवे की तरह काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हें आपको नोट डाउन कर लेने हैं आपके नोटबुक में। सो प्लीज नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। सो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये डिस्कवर किए गए थे इन द ईयर 1953 इन एनिमल सेल्स बाय रॉबर्टसन एंड ब्राउन, और इन द ईयर 1955 ये डिस्कवर किए थे पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इन प्लांट सेल। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं इनको कहा जाता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपके बॉडी के हर एक सेल में जहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है
वहां पे कौन हेल्प करता है? राइबोसोम. सो लेट्स सी द पॉइंट्स रिलेटेड टू राइबोसोम. फर्स्ट पॉइंट इज राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. इन्हें क्यों कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, इन ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द फैक्ट्रीज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस करती है, इसलिए इनको कहा जाता है फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स इधर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक तो ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव होते हुए नजर आएंगे, या तो फिर ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम. और राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. इसका जो लार्जर यूनिट होता है उसे हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट को कहा जाता है स्मॉलर सब यूनिट. ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इससे भी आपको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें मिलती है एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली बनती कहाँ पे है? तो ये बनती है हमारे बॉडी के सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में. जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स. द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पोरस, ताकि उसमें से कुछ भी अंदर आ सके, बाहर जा सके, इसलिए उस पे होते हैं पोर्स. और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं और वो ऐसे फोल्ड हुई रहती है. ठीक है, सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर द साइट्स वेयर सेल रेस्पिरेशन ऑकर्स टू रिलीज एनर्जी. अब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में टू रिलीज द एनर्जी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इट इज यूज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी. अब ये जो एनर्जी तैयार होती है ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपीज आर द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये स्टोर होती है और जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है वहाँ पे फिर ये एटीपी यूज होते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो एज इट जनरेट्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं लाइक एटीपी, तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की कॉपीज बना सकती है क्योंकि उनके पास होते हैं देयर ओन डीएनए. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्जी एपेरेटस. गोल्जी एपेरेटस जो है ये डिस्कवर किया था कमिलो गोल्जी इन्होंने इन द ईयर 1898, इसीलिए उसका नाम रखा गया है गोल्जी एपेरेटस. ये गोल्जी एपेरेटस जो होता है ये बना हुआ होता है बहुत सारी गोल्जी बॉडीज से. ठीक है, ये ऐसे एक के ऊपर एक गोल्जी बॉडीज अटैच होकर तैयार होता है ये गोल्जी एपेरेटस. सो लेट्स रीड इट्स नेक्स्ट पॉइंट. इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी. ये जो पाउचेस है ना इन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी, which are involved in the packaging, modifying and transporting proteins and lipids from the endoplasmic reticulum. अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स और लिपिड तैयार हुए थे उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का, उनकी पैकेजिंग करने का, ठीक है, उनकी पैकेजिंग करता है, उनका मॉडिफिकेशन करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये गोल्जी एपेरेटस. सो Golgi apparatus does the packaging, modification and transportation of the proteins and lipids which get formed in the endoplasmic reticulum. Next point, in some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. अब इसी Golgi apparatus में simple sugar से complex sugar भी तैयार होती है. And the last point is the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द लाइसोसोम्स. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये किसी भी शेप के होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स. ठीक है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं
वो वर्न आउट हो चुके हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का भी काम करता है ये लाइसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड। बैक्टीरिया और फूड जैसे जो फॉरेन मटेरियल्स हैं जो कि हार्मफुल है सेल की ग्रोथ के लिए, उन्हें एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ये उन्हें ब्रेक करके उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब अगर कोई सेल पुरानी हो चुकी है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे और इसमें जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है ये उसी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, इसलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स। ओके, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एनिमल सेल्स में, ठीक है। देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। अब ये जो कंप्लीट आपको मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रोसोम, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जाता है सेंट्रियोल्स। लेट्स रीड अबाउट देम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल टिपिकली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो? इन द एनिमल सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर जैसे सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कहा जाता है सेंट्रियोल्स। सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एक प्रोटीन का पूरा मैट्रिक्स जैसा फिलिंग रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल में अटैच होते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रोसोम कंटेन टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं, विच आर शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल में अटैच होते हैं। और इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। जब किसी भी सेल को डिवाइड होना होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये सेंट्रोसोम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। नाउ जैसे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स बस एनिमल सेल में प्रेजेंट है, वैसे ही प्लास्टिड्स, दिस आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड जो होते हैं ये सेल को कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। इनमें से फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है इट इज कलरलेस, इसे कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली हेल्प करता है स्टार्च को स्टोर करने में और ज़्यादातर पाया जाता है पोटैटो में। सो फर्स्ट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, जो प्लांट्स को, फ्लावर्स को कलर देने का काम करता है, ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ये जो पिगमेंट है ये हेल्प करता है सोलर एनर्जी ट्रैप करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करने में, एब्जॉर्ब करने में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड today's our last cell organelle is vacuole. Vacuoles are the certain clear spaces in the cytoplasm filled with water. किससे fill होते हैं vacuoles? Water से, and various substances in solution. In plant cells, they are usually quite large and the liquid which they contain is called the cell sap. उस vacuole के अंदर जो liquid present होता है उसे कहा जाता है cell sap. और ये vacuole का size बहुत बड़ा होता है इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका साइज होता है स्मॉल एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे सेल ऑर्गेनेल्स समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है और इसे एक दो बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।